Hey guys, this is Shakuntala Garg and welcome to all on your YouTube channel that is प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज हम करने वाले हैं हमारे यूपीएससी ईपीएफओ का जो टॉपिक है जनरल अकाउंटिंग एंड प्रिंसिपल, उसी के अंदर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। इससे पहले हमने पार्टनर के एडमिशन के बारे में डिस्कस कर लिया है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर आप कोई नया पार्टनर एडमिट करना चाहते हो उस टाइम पर आपको फर्म को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। किस लिए? ताकि दोबारा से सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया जाए और जब नया पार्टनर आ जाएगा तो उसका दोबारा से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल कर सभी पार्टनर्स के बीच में और उस पार्टनरशिप फर्म को कंटिन्यू किया जाएगा। सिमिलरली एक और केस आता था जब जिस टाइम पर आपको फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट बनाने की जरूरत पड़ती थी, तो वो क्या है, वो पड़ती है आपकी रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर। जब कोई पार्टनर जो है उसकी रिटायरमेंट हो जाती है या उसकी डेथ हो जाती है तो जो पहले वाली जो पार्टनरशिप डीड है वो आपकी एंड हो जाती है और उसकी जगह पर एक नई पार्टनरशिप डीड जो है उसे बनाने की जरूरत पड़ती है। जबकि क्या होता है, देखो रिमेनिंग पार्टनर मतलब मान लीजिए ए बी सी तीन पार्टनर है, सी उसमें से सी की डेथ हो गई या सी रिटायर हो गया, तो बाकी के पार्टनर अपना बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और हो सकता है जब वो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उसके अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से पार्टनरशिप डीड नहीं बनानी पड़ेगी क्योंकि जो पहले बनी हुई थी वो आपकी खत्म हो जाएगी और वो नई जो डीड होगी वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चला सकते हैं। तो रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर मोस्ट ऑफ चीजें सेम होती है, बस दोनों के अंदर क्या होता है कि रिटायरमेंट के टाइम पर तो क्या है, उसी पार्टनर को उसका शेयर मिलेगा जो जा रहा है, जो रिटायर हो रहा है, और डेथ के टाइम पर उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उसका जो भी घर के बंदे हैं, कोई उसका लीगल हायर है, उसको जो है वो शेयर मिल जाएगा जो भी उसे मिलने वाला था। ओके, तो देखिए इसके अंदर अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर जब कोई मतलब पार्टनर जो है वो फर्म से चला जाता है, रिटायर हो जाता है, तो जो पुराने पार्टनर होंगे उनका भी आपको जो है दोबारा से क्या करना पड़ता है, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो जो है वो निकालना पड़ता है और साथ में उनका गेनिंग रेशियो। हमने जब एडमिशन की बात की थी उस टाइम पर हमने क्या कैलकुलेट किया था, हमने सेक्रीफाइस रेशियो को कैलकुलेट किया था। क्यों? क्योंकि देखो जब कोई नया पार्टनर आ रहा था तो पुराने वाले पार्टनर को जो अपना हिस्सा था वो कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ रहा था, किसके लिए, नए पार्टनर के लिए। लेकिन अब इसके अंदर क्या होगा आपका, जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो रिटायर हो रहा है तो जो पार्टनर छोड़कर जाएगा वो अपना हिस्सा पुराने वाले पार्टनर को देकर जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकलेगा आपका, इसलिए यहाँ पर आपका निकलेगा गेनिंग रेशियो। क्या निकलेगा? गेनिंग रेशियो। ओके, तो चलिए हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो असर्टेनिंग द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर, रिटायरिंग की वजह से या कोई भी डिसीज पार्टनर है उसकी अगर कितनी अमाउंट ड्यू पड़ी है हमें ये पता करना है। तो देखिए रिटायरमेंट या डेथ के केस में क्या क्या चीजें जो है वो हमें किसी पार्टनर की पता करनी जरूरी है या क्या क्या चीजें की एडजस्टमेंट करनी जरूरी होगी। तो सबसे पहले तो क्या है, उसका कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस चेक किया जाएगा कि जो पार्टनर है उसका जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कितना क्रेडिट बैलेंस है और उसके करंट अकाउंट का कितना क्रेडिट बैलेंस है। अब कैपिटल और करंट अकाउंट मैंने आपको बताया था ना कि ये किस केस में बनते हैं आपके, अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल है तो उस केस में कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों बनाए जाएंगे, और अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया जाएगा। फिर हम जो है उसके गुडविल का शेयर जो है वो भी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि वो भी हमें उस पार्टनर को जाते टाइम देना होगा। उसका कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है अगर, तो उसमें उसका हिस्सा है वो भी निकाल करना पड़ेगा ताकि हम उसको दे सके। और अगर कोई रीवैल्यूएशन जब हमने की एसेट्स और लाइबिलिटी की, उस टाइम पर कोई गेन अगर आया है, उसके अंदर उसका कोई शेयर है, तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में हमें क्या देना होगा, अगर कोई उसका प्रॉफिट होता है रिटायरमेंट की डेट तक, जितना भी उसका प्रॉफिट में जो शेयर होगा वो आपको उसे देना होगा, वो मतलब उसको ड्यू रहेगा। कोई भी अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसने कोई कैपिटल जो इन्वेस्ट की उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है तो उसकी रिटायरमेंट या डेथ की डेट तक का आपको उसे देना होगा। ओके, कोई भी सैलरी या कमीशन कोई भी उसका ड्यू होता है रिटायरमेंट की डेट तक, वो आपको उसे देना पड़ेगा। तो ये सारी आइटम है जो कि आपको ड्यू करनी पड़ेगी रिटायरमेंट के टाइम पर, आपके किसी भी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ होती है तो उस टाइम पर। फिर आती है आपकी डिडक्शन कि अगर आप जब उसको शेयर दोगे उसका, ठीक है, तो कुछ अगर कोई अमाउंट के डिडक्शन है तो वो कौन कौन सी अमाउंट के डिडक्शन जो है वो आपको उसकी करनी पड़ेगी उसके शेयर में से।
तो देखो, जो चीज हमने क्रेडिट की थी, जो हमें उसको देनी है, वही चीज अगर डेबिट होगी तो वो आपको उससे डिडक्ट भी करनी पड़ेगी। जैसे अगर उसके करंट अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है तो, या फिर कोई गुडविल का शेयर है जिसको राइट ऑफ किया है, अगर कोई एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ है, अब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को अगर क्रेडिट किया है तो एक्यूमुलेटेड लॉस को डेबिट भी करना पड़ेगा, राइट। वो मतलब हमें उसकी जो अमाउंट देनी है उसमें से काटना पड़ेगा। कोई एसेट्स एंड लाइबिलिटी को जब रीवैल्यूएशन किया उस टाइम पे अगर लॉस हो गया तो वो आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। कोई लॉस हुआ है, अगर कोई किसी उसका कोई भी शेयर है लॉस के अंदर, रिटायरमेंट तक के टाइम का या डेथ तक के टाइम का, वो आपको लेना होगा। अगर उसने कोई ड्राइंग्स की है तो वो ड्राइंग्स आपको डिडक्ट करनी पड़ेगी। और अगर कोई ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट है तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा रिटायरमेंट या डेथ तक के टाइम पीरियड का। ठीक है, तो यही चीज है कि आपको कौन कौन सी आइटम उसमें जो है पार्टनर को उसके रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर देनी पड़ेगी, और कौन कौन सी चीजें उसकी उसी चीज में से उसको डिडक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एडमिशन की तरह ही बहुत सारे अकाउंटिंग एस्पेक्ट होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर। और वो कौन कौन से एस्पेक्ट है, जरा इधर देखिए। 8 एस्पेक्ट है। जैसे हमने एडमिशन के टाइम पर हमने चीजें कैलकुलेट की थी कि हमें ये चीजें जो है कैलकुलेट करनी है, निकालनी है, इन चीजों को कंसीडर करना है। यही चीजें आपके रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर भी आपको जो है कुछ चीजें आपको असरटेन करनी पड़ेगी, इनको कंसीडर करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि आपको जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गुडविल की ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, एसेट्स एंड लाइबिलिटी को दोबारा से रीवैल्यू करना पड़ेगा जैसे एडमिशन में किया वैसे इसमें। कोई अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटी है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है। कोई भी अगर आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है रिटायरमेंट तक के टाइम का, उसकी उसके शेयर को असरटेन करना पड़ेगा, कैपिटल को एडजस्टमेंट करना, और रिटायरमेंट या डिसीज पार्टनर की वजह से कोई भी अमाउंट है तो उसकी सेटलमेंट करना भी जरूरी है। तो ये 8 चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पर किसी भी पार्टनर की। तो इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली आता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मीन्स हमें सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, देखना है कि कैसे निकलेगा। तो देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस के बीच में निकलेगा, अभी जो पार्टनर रह जाएंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर होंगे उनके बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। सपोज अगर ए बी और सी जो है वो अगर पार्टनर थे और सी जो है वो रिटायर हो गया, तो इट मीन्स जो रिमेनिंग पार्टनर कौन है आपके, ए और बी, तो इनका जो निकलेगा वो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। ओके, और ये क्या करेंगे, ये जो सी सेक्रीफाइस करके जाएगा, मतलब सी का जो शेयर होगा ये दोनों आपस में जो है वो क्या कर लेंगे, इसको बांट लेंगे। ओके, तो देखिए इसको अब निकालेंगे कैसे, आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। आशा, दीप्ति एंड निशा ये पार्टनर्स है एक फर्म के अंदर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रही है 3:2:1 में। किसमें कर रही है, 3:2:1 में। ओके, अगर दीप्ति रिटायर हो जाती है, क्या अगर दीप्ति रिटायर हो जाती है तो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आशा और निशा है उसके बीच में कितना है, 3:1, अनलेस दे डिसाइडेड अदरवाइज, जब तक कि मतलब वो कोई डिसाइड नहीं कर लेते। या तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कुछ भी मेंशन नहीं है और अगर जो पुराना एक पार्टनर जो रिटायर हो गया उसके बाद में अगर हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, कुछ भी नहीं दे रखा, तो ये एज्यूम किया जाएगा कि जो पार्टनर्स का जो पुराना रेशियो जो रहा है ना, ओल्ड रेशियो, वही उनका क्या बन जाएगा, न्यू रेशियो बन जाएगा। मतलब वो अपने ओल्ड रेशियो के अंदर ही अपने जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स वगैरह शेयर करने होंगे उसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है वो हो सकता है कि अपने प्रॉफिट का जो शेयर है वो रिटायरिंग पार्टनर से जो है प्रोपोर्शंस में ले ले, और किस प्रोपोर्शन में, ओल्ड रेशियो में। जैसे कि मान लीजिए अगर रिटायरिंग पार्टनर का 2 शेयर है तो वो उसको ओल्ड रेशियो में बांट सकते हैं। इस केस में उनको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए नवीन, सुरेश और तरुण हैं, वो पार्टनर्स हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। सपोज करो सुरेश रिटायर हो गया, जिसका क्या था शेयर, जिसका 3 जो है
3/10 जिसका शेयर था। तो सुरेश अगर फॉर्म से रिटायर हो गया तो उसका शेयर जो है वो नवीन और तरुण लेंगे। किस रेशियो में? 2:1 में। उन्होंने खुद बोल दिया कि उस शेयर को, इसका मतलब जो 3/10 वाला जो शेयर है उसको ये दोनों आपस में 2:1 में बांटेंगे। तो इस केस में आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग निकालना होगा। तो पहले तो ये देखिए कि 3/10 तो जो है वो उसका शेयर है, तो उसके अंदर से नवीन को कितना मिलेगा जी? नवीन का है 2:1 है तो नवीन का 2 होगा, 2/3, क्योंकि टोटल कितना है 2 + 1 3 और नवीन का शेयर कितना है? ओनली 2, तो 2/3। सिमिलरली आप क्या करेंगे? 3/10 मल्टीप्लाई, तरुण का शेयर कितना होगा? 1/3, कि इसी का 1/3 पोर्शन और इसका 2/3 पोर्शन नवीन का। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2/10। इट मीन्स जो नवीन होगा ना उससे तो 2/10 पोर्शन मिलेगा और जो ये है आपका तरुण है उससे कितना मिलेगा? 1/10 पोर्शन मिलेगा। तो निकाल लेते हैं। देखिए जैसे अभी हम यहाँ पर इन्होंने निकाला 2/10 जो है वो नवीन को मिलेगा और 1/10 किसको मिलेगा? तरुण को मिलेगा। तो अब नवीन का टोटल शेयर हो कितना गया? नवीन का पहले शेयर कितना था? 5/10। अब कितना मिलेगा उसे? 2/10। तो 5 और 2 7। इट मीन्स नवीन का जो नया शेयर होगा वो 7/10 होगा, जबकि अगर हम तरुण के न्यू शेयर की बात करें तो वो आपका कितना होगा? 3/10। कितना? 3/10। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद में चलते हैं आगे। कंट्रीब्यूटिंग जो पार्टनर है वो एग्री कर सकते हैं किसी स्पेसिफाइड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, मतलब वो खुद से वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो उस केस में जो रेशियो जो स्पेसिफाई होगा ना वही उनका न्यू शेयरिंग रेशियो बन जाएगा। ये आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो क्वेश्चंस अगर कुछ आएंगे तो मैं आपको वो करवा दूंगी साथ साथ। तो देखिए अब आते हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो हमें इसमें निकालना पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जब एडमिशन होता है पार्टनर का उस टाइम पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? उस टाइम पर हम कैलकुलेट करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और वहीं अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर जो कैलकुलेट किया जाता है वो किया जाता है आपका गेनिंग रेशियो। क्या किया जाता है? गेनिंग रेशियो। तो देखिए गेनिंग रेशियो जो है वो क्या है? गेनिंग रेशियो एक रेशियो है जिसके अंदर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो अपना शेयर एक्वायर करेंगे किससे? जो रिटायरिंग पार्टनर है या जिस पार्टनर की डेथ हो गई, डिसीज्ड पार्टनर है। ठीक है, और वो किस रेशियो में करेंगे? वो करेंगे गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में करेंगे? गेनिंग रेशियो में। तो नॉर्मली जो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है उनको शेयर जो मिलेगा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिलता है। तो उस केस में जो गेनिंग रेशियो होगा वो आपका सेम ही रहेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग देम। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए जैसे ए बी और सी पहले 2:3:1 के अंदर जो है अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। ठीक है, फिर क्या हुआ? जो बी है वो अपना रिटायर हो गया। ठीक है जी, ये रिटायर हो गया। तो बी रिटायर हो गया तो अब पार्टनर बचे ये दोनों अपना न्यू रेशियो भी 2:1 रख रहे हैं। ओल्ड तो था ही 2:1, न्यू भी अपना 2:1 ही रख रहे हैं। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में अगर इनका गेनिंग रेशियो निकालना होगा तो इनका जो गेनिंग रेशियो होगा वो इनका ओल्ड रेशियो ही इनका गेनिंग रेशियो होगा। मतलब हमें उस केस में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गेनिंग रेशियो उनके ओल्ड रेशियो के इक्वल होगा और रिमेनिंग पार्टनर जो होंगे वो अपना जो रेशियो है उसी में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। उन्हें दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है इसको निकालेंगे कैसे। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला देखिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या था सेक्रीफाइसिंग का? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। वहीं गेनिंग का क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमित, दिनेश एंड गगन पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2 में। किसमें? 3:2 के अंदर 5:3:2 है, अकेला 3:2 नहीं है, 5:3:2 है। तो दिनेश अब रिटायर हो जाता है। तो दिनेश रिटायर हो गया
तो अमित और गगन क्या डिसाइड करते हैं कि हम जो प्रॉफिट होगा नई फर्म में वो किस रेशियो में करेंगे, 3:2। मतलब क्या हुआ, अमित, दिनेश और गगन, ये अमित, ये दिनेश और ये गगन। अब यहाँ पर दिनेश रिटायर हो गया तो नए जो पुराने जो पार्टनर है गए वो कहेंगे कि हम अपनी नए फर्म जो है उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब गेनिंग रेशियो निकालना है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। क्या होगा, न्यू माइनस ओल्ड। तो इट मीन्स नया रेशियो क्या है, 3:2। इट मीन्स 3/5 पहले आता है एक बंदे का, माइनस ओल्ड रेशियो आपका क्या है, 5/10। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/10 और 1/10। ओके, 3/10 है, सॉरी, 1/10 और 2/10। ठीक है, तो ये आ गया आपका गेनिंग रेशियो, दैट्स इट। तो गेनिंग शेयर जो है कंटिन्यूइंग पार्टनर का वो क्या हो जाएगा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद में एक अब एग्जांपल देखते हैं, एक मिनट रुकिए। मधु, नेहा एंड टीना ये पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3:2 में। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना है। अगर मधु रिटायर हो जाती है, नेहा रिटायर हो जाती है और टीना रिटायर हो जाती है, तो देखो अब न्यू रेशियो के बारे में आपको कुछ भी नहीं दे रखा, आपको शेयरिंग रेशियो के और आपको गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं दे रखा। तो जब कुछ नहीं दे रखा होता तो हम क्या मानकर चलते हैं कि जो पार्टनर का न्यू रेशियो होगा वो ओल्ड रेशियो ही रहेगा। जैसे कि अब यहाँ पर 5:3:2 है, अगर मधु रिटायर हो जाती है, मतलब 5 वाली रिटायर हो जाएगी, तो उनका न्यू रेशियो क्या होगा जी, उनका न्यू रेशियो डायरेक्ट हम बता देंगे कि ये 3:2 होगा। और अगर गेनिंग रेशियो की बात करते हैं तो गेनिंग रेशियो जो होगा वो भी आपका 3:2 ही होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए नेहा रिटायर हो जाती है, नेहा कौन है, सेकंड वाली, तो नेहा अगर रिटायर हो गई तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 5:2, और यही आपका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। एंड टीना रिटायर हो जाती है तो आपका रेशियो बनेगा 5:3, और अगर टीना रिटायर हो जाएगी तो उसका गेनिंग रेशियो क्या रहेगा, वो भी 5:3। दैट्स इट, इजी सा क्वेश्चन है। तो इसी तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो चलिए ये करवा देते हैं आपको। अलका, हरप्रीत एंड श्रेया पार्टनर्स है जो कि प्रॉफिट शेयर कर रही है 3:2:1 में। अलका रिटायर हो जाती है, अलका कौन है, ये, एंड उसका शेयर जो है वो हरप्रीत एंड श्रेया किस रेशियो में लेगी, 3:2 में। तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। तो अब 3:2 में तो उसके शेयर को लिया जाएगा, तो अलका का शेयर था कितना, कि अलका का शेयर था 3/6, तो उसको इस शेयर को हरप्रीत लेगी थर्ड रेशियो में, इट मीन 3/5, और वो श्रेया लेगी 3/6 इंटू 2/5। ठीक है, तो अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखिए, तो ये आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा 3/9/30। हाँ, ये इनका ओल्ड रेशियो हो गया, ये इनका गेनिंग रेशियो हो गया। हरप्रीत ने कितना शेयर लिया, तो हरप्रीत ने जी 3/5 शेयर जो है वो लिया है, किसका, 3/6 का, तो इट मीन 9/30, और श्रेया ने 2/5 को लिया है, तो इट मीन 6/30। तो अब नया शेयर कैसे निकलेगा, पुराने शेयर और एक्वायर्ड शेयर को ऐड कर दो। पुराना शेयर इनका कितना था, 2/6 और 1/6, तो 2/6 में 9/30 ऐड कर दीजिए और 1/6 में 6/30 ऐड कर दीजिए। हो गया फैसला क्वेश्चन का, हो गया ना क्वेश्चन का फैसला कि क्या आएगा, कैसे करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया इनके बीच में 19:11। ठीक है, इस तरह से आप जो है ये क्वेश्चन करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है गुडविल के ट्रीटमेंट। अब गुडविल के ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो देखो जब रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर जो है वो अपने गुडविल का शेयर जब जो है वो भी लेकर जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पर। क्यों, क्योंकि उसने इतने टाइम बिजनेस में रहा है तो उसने गुडविल भी तो कमाई है बिजनेस के लिए, उसने सारे एफर्ट्स डाले हैं सभी पार्टनर्स के साथ मिलकर, जिससे कि फर्म की गुडविल को अर्न किया जा सके।
इसलिए जब रिटायरमेंट या डेथ होगी पार्टनर की, तो गुडविल जो है उसे भी वैल्यू किया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, जो एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग, और उसके गुडविल की जो अमाउंट है वो उसे कंपनसेट की जाएगी कंटिन्यूइंग पार्टनर के द्वारा। और किस रेशियो में करेंगे? गेनिंग रेशियो में। एडमिशन के टाइम पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और गेनिंग के टाइम सॉरी रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर गेनिंग रेशियो। ठीक है, तो वैसे ही रहेगा समहाउ जैसे हमने एडमिशन में किया था कि when goodwill does not appear in the book। सबसे पहले पॉइंट आता है कि अगर गुडविल जो है वो बुक में अपीयर ही ना हो, अगर गुडविल जो है वो बुक्स में दिखाई ही नहीं दे रही, अपीयर ही नहीं हो रही, तब क्या होगा? तो अगर गुडविल जो है वो बुक्स फर्म की बुक के अंदर अपीयर नहीं हो रही, तो उस केस में जो है क्रेडिट दे दिया जाएगा डायरेक्ट रिटायरिंग पार्टनर को उसके गुडविल के लिए, उसके गुडविल अकाउंट को डेबिट करके गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, उनके गेनिंग रेशियो के अंदर। तो डायरेक्ट सिर्फ एक एंट्री करेंगे कि हम जो है वो क्या कर रहे हैं, क्रेडिट दिया जा रहा है रिटायरिंग पार्टनर को उसके गुडविल के शेयर के बदले में, गुडविल अकाउंट को डेबिट करके। ठीक है, ताकि क्या किया जा सके, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है उनके अंदर जो है उसको क्या करके क्रेडिट कर सके उनके गेनिंग रेशियो में। ठीक है जी, जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी देखिए। अब यहाँ पर क्या होगा, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसे डेबिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स देंगे, और किसको देंगे? रिटायरिंग पार्टनर को देंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये इसकी एंट्री बन जाएगी। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ABC पार्टनर्स है एक फर्म के अंदर, ठीक है, जो कि प्रॉफिट शेयर कर रही है 3:2:1 में। बी रिटायर हो जाता है, और गुडविल की जो वैल्यू है ना, फर्म की गुडविल की वैल्यू वो 60,000 एस्टिमेट की जाती है। ए और सी जो है वो बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं 3:1 के अंदर। तो अब आपको बतानी है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो भी इसका 3:1 रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर ओल्ड रेशियो सेम है तो गेनिंग रेशियो भी आपका सेम ही रहेगा। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो 3:1 हो गया। अब बात आती है एंट्री करने की। तो देखो बी रिटायर हो रहा है, इसमें बी को तो मिलेगा, तो बी की कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगी, और ए और सी जो है वो उसको देने वाले हैं, तो उनकी कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो इसलिए इसकी कैपिटल क्या बन जाएगी, ए कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट टू बी, एंड यहाँ पर इनकी अमाउंट 15-15, और यहाँ पर 15, 5 और 20। तो ये बांटा किस में है, ये उनकी 3:1 के अंदर कितनी, 60,000 को। ठीक है, तो ये तो आप कर ही लेंगे, करके भी देख सकते हैं। 60,000 इंटू में 3/4, तो 15,000 यहाँ आ जाएगा, और 1 से करेंगे तो फिर यहाँ सी वाले में 5,000 आ जाएगा, और यहाँ पर 20,000 आ जाएगा। तो ये हमने कर दी गुडविल की फर्स्ट केस। आगे ये क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका हिडन गुडविल का। किसका? हिडन गुडविल। मान लीजिए अगर फर्म जो है वो एंगेज्ड है, एग्री करती है कि वो जो है रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर के अकाउंट को सेटल कर देगी उसे लंप सम अमाउंट पे करके, बजाय कि मतलब देन द अमाउंट पेड टू हिम इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज ड्यू टू हिम बेस्ड ऑन द बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ accumulated प्रॉफिट एंड लॉस and revaluation of assets and liability etc shall be treated as his share of goodwill known as hidden goodwill। तो उसने बेसिकली क्या बोला कि वो लमसम अमाउंट पे कर देगी, ठीक है, जो उसको ड्यू करना है, और वो किसके बेस पर, बैलेंस के बेस पे, जो उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस होगा नेसेसरी एडजस्टमेंट करके, किस किस के बारे में, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, इन सब के बारे में एडजस्टमेंट करके, और इन्हीं को ही जो है गुडविल का शेयर ट्रीट कर दिया जाएगा, मतलब जिसको हम हिडन गुडविल जो बोलते हैं ना, उसी वही चीजें। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल से आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, पी क्यू और आर पार्टनर है किसी फर्म के अंदर जो कि प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 3:2:1 में। अगर आर रिटायर हो जाता है तो जो बैलेंस है उसके कैपिटल अकाउंट का, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद में जो है रिजर्व, रिवैल्यूएशन, एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये 60,000 आ रहा है, तो पी एंड क्यू एग्री करेंगे कि वो जो है टोटल 75,000 दे देंगे सेटलमेंट का। इसका मतलब 60,000 बनता है लेकिन 75 दे रहे हैं, तो 15,000 किस चीज के दे रहे हैं, 15,000 उसकी गुडविल के दिए जा रहे हैं उसको।
समझ गए? तो इसे बोलते हैं हिडन गुडविल, कि जब आपको जो है छुपी हुई गुडविल होती है और आपने उसे फाइंड आउट करना होता है।